हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड एग्ज़ाम पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हिंदी का पेपर हुआ है, तो कैसा गया आपका पेपर? हमने पेपर सॉल्व करा दिया है, जाके चैनल पर देख लें। तो आपका हिंदी का पेपर कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का आज हम मॉडल पेपर करेंगे और इसमें हम 70 में 70 की तैयारी करेंगे। पेन चेंज करते हैं। इसमें हम 70 में 70 की तैयारी करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। ये 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। आज आपने पेपर में देख ही लिया होगा कैसे कैसे आता है। ये 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह किसका कथन है? तो यह काबूर का भी नहीं है, नहीं बिस्मार्क का है, नहीं मेथसनी का है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेटरनिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम सबसे पहले ना ही जर्मनी में हुआ है, ना ही इटली में और ना ही ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांस में। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ है फ्रांस में। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे कहा? तो ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन रूसों को नहीं कहा था। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी दा वाला, जोसेफ मेथसनी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे पढ़ लें। यूरोप में इसे पढ़ लें आप, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको सभी कराएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो सूती मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिचर्ड, रुक जाते हैं आपको दिखाएंगे, रिचर्ड ऑर्गेराइट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसे मूव कर रहा है, इसे थोड़ा ठीक से लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। तो इसका क्या कारण था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या आई थी? कीमतें बढ़ गई थी, कीमतें गिर गई थी, कीमतें स्थिर रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमतों का गिरना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कीमतें गिर चुकी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना ही कीमतें बढ़ी थी और ना ही कीमतें स्थिर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमतों का गिरना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसी तैयारी हिंदी की कराई गई है, ऐसे ही और सब्जेक्टों की कराई जा रही है हमारे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी? तो 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बाइबिल पुस्तक छापी थी गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी द बाइबिल। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है?
तो एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सही भाषाओं को बोलने वाले लोग भी नहीं करते, केवल जर्मन भाषा वाले लोग भी नहीं करते हैं, और उपरोक्त में सही तो होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। तो ऐसा पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बेल्जियम के 3 सामुदायिक ढांच फ्रेंच और जर्मनी भाषा बोले और समुदाय हैं, बोलने वाले समुदाय हैं बेल्जियम में। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय हैं बेल्जियम में। तो ऐसा पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इधर नीचे, तो ये ठीक से पढ़ना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं, इसे जरूर पढ़ें, नहीं है, इसमें नहीं जरूर पढ़ना है, नहीं जो लिख रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है कौन सा लक्षण। तो शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कठोर और लिखित संविधान भी नहीं, और न ही संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी नहीं हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो इसमें भी नहीं पूछा गया है, तो इसे भी याद रहे, इसे जरूर पढ़ें, नहीं है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन भी है और जैविक बनावट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है, जैविक बनावट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैविक बनावट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक बनावट नहीं है। पेन थोड़ा चेंज करते हैं, हम येलो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन आता है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ हो जाती है, तब सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। यदि कुछ ही धर्मों को देश में प्रधानता दी जाएगी तो सांप्रदायिकता की भावना पैदा होगी देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रुक जाओ अभी चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। तो इसमें नहीं बोला गया है, तो संघीय सूची का विषय नहीं है। तो प्रतिरक्षा भी है, मुद्रा भी है, और विदेशी और शिक्षा भी है। विदेशी मामले नहीं है संघीय सूची के विषय में, विदेशी विषय में नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो विदेशी मामले नहीं है। मुद्रा भी है, प्रतिरक्षा भी है, और शिक्षा भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, विदेशी मामले। ये मामले लिखना, विदेशी मामले। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण। तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका गहन खेती भी नहीं है, वनोन्मूलन भी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकुचन का मुख्य कारण। अति पशुचारण भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ता है और आगे क्लासें बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो जैसे कि हिंदी में आप पेपर फोड़ कर आए हैं, जो पढ़ाया गया है वही पेपर में आया है। तो आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके लिए हिंदी मीडियम का न्यू चैनल खोला गया है, इस पर ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जिस भी राज्य में NCERT बुक चलती है उस राज्य के लिए क्लास है। तो ये न्यू चैनल खोला है, तो इसे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा हमें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नहीं, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये एक दूसरे से मिलाने हैं, कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला हो जाएगा, यानी कि पहले भाखड़ा नागल बांध है हमारा सतलुज पर, और हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पर, और सरदार सरोवर बांध है हमारा नर्मदा पर, ये गुजरात में है, नर्मदा पर है, और टिहरी बांध है हमारा भागीरथी पर, ऑप्शन नंबर बी वाले पे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा, यानी सा वाला, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्षेत्र में का क्रियाकलाप क्या है। तो मछली पकड़ना, कृषि, और ये लिख लिया गुड्डा बनाना। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका नहीं, गुड्डा बनाना नहीं आगा, ये नहीं है। तो ये है, गुड्डा बनाना नहीं होता है, इसका होता है डेयरी। तो ये हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाले में सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। मछली पकड़ना भी, और कृषि भी, और डेयरी भी, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये गुड्डा बनाना ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसे याद कर लें, ये आगे होगा भी, तो आप देख लें उसे। तो इसमें भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, भूमि का अनउपजाऊ होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो भूमि का अनउपजाऊ होना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण भारतीय जंगलीय गधा प्रणाली किस जाति में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकटग्रस्त जाति, संकटग्रस्त जाति है, सामान्य जाति भी नहीं होगा, उपरोक्त में सभी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकटग्रस्त जाति। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अपराधों का लक्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा व्यापार अपराधों का लक्षण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अपराधों को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नहीं पूछा गया था, तो इसे ज़रूर पढ़ें। कुछ बच्चे होते हैं कि इसे है ही पढ़ लेते हैं, पर ऑप्शन नंबर ए लगाकर तुरंत आ जाते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं बोला गया है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अपराधों को बढ़ावा देता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है। तो इसमें सबसे विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सा वाला, अधिक मजदूरी देना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, इसे जरूर देखें। तो इसमें निम्नलिखित में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन नंबर बी है भूतापीय ऊर्जा। यह ऑप्शन नंबर आ और बा दोनों उपरोक्त में से सभी होगा, या ये थोड़ा उपरोक्त में से सभी होगा, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कोयला भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर इन्हें काट दें, इसका ये नहीं होगा। तो इसका नहीं पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये देखिए,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये भी सही है, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन में लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त में से सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसे इमैनुअल द्वितीय को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ना ही विलियम प्रथम को किया गया था, ना ही जूसेफ मैथ्सनी को, ना ही जूसेफ गैरिबाल्डी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, इमैनुअल द्वितीय को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम अफ्रीका में भी स्थित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, एशिया में भी नहीं है, यूरोप में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप में स्थित है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कंटेंट को बनाने के लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है और ये एप्लीकेशनें यूज़ करनी होती हैं तो इनमें बहुत पैसे वैसे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें आगे बढ़ोतरी मिलेगी और हम एक बोर्ड लगा पाएंगे जो हम आपको सामने से पढ़ाएं और आपके 10th हो जाएगा। तो अपने भाई बहनों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी 10th क्लास की, तो अगले 10th की और 12th की भी। अगले क्वेश्चन और 11th की चल रही है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। 1923 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या है? तो 1929 में आर्थिक महामंदी का कारण क्या था? तो 1929 में आर्थिक महामंदी का कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैंकों का निजीकरण भी नहीं है, अत्यधिक निवेश भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक जानवर भी नहीं था, जानवरों की बीमारी थी ये, तो जानवर नहीं था, एक खेल नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एक बीमारी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो कि जानवरों के खुरों को उसने गला दिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए इसमें लाल मिट्टी भी उपयुक्त नहीं है, लेटेराइट मिट्टी भी उपयुक्त नहीं है और जलोढ़ मिट्टी भी उपयुक्त नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी कपास के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कर्तन एवं दहन कृषि झूम कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि को झूम कृषि कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि को झूम कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या मिजोरम में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिजोरम में। ये गलत हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मिजोरम में। कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो इनमें से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? इसमें है पूछा गया है। तो इसमें अभ्रक है, लोहा अयस्क है, या फिर मैग्नीज है या तांबा है। मैग्नीज है या तांबा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा अयस्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, आधारभूत खनिज। ना ही अभ्रक और ना ही
मैग्नीज और ना ही तांबा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा अयस्क। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला ऊर्जा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये गलत हो जाएंगे, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी, ज्वारीय ऊर्जा भी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन छाट के लाया गया है आपके लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट, ये देखिए, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कागज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा और इस्पात। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सीमेंट। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है एल्युमिनियम। कागज भी गलत हो जाएगा, लोहा और इस्पात भी, और सीमेंट भी। तो हमारा एल्युमिनियम है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो विकसित देश, इनमें से कौन सा विकसित देश है। भारत, फ्रांस, या फिर ब्राज़ील, या फिर बांग्लादेश। ब्राज़ील या बांग्लादेश। तो इसमें फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना ही भारत है और ना ही ब्राज़ील है और ना ही बांग्लादेश है। बहुत सारे लोग भारत लगाकर आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, लेकिन सी सही है इसका, फ्रांस। भारत विकसित देश नहीं है। तो इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो किसी देश के विकास को निर्धारित करने का अधिकार क्या है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर अच्छा होना चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, ये है हमारा उपज की उचित कमाई हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, रुकिए मूव कर रहा है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी भी, और इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इनमें से किसे कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्रारंभिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र होता है। ये प्रारंभिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एक ही होता है। तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि को सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्र। नहीं तीसरा होगा तृतीय क्षेत्र, नहीं द्वितीय और नहीं चतुर्थक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम पारित हुआ। तो कौन से वर्ष में हुआ था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996, 1966, 1986 को होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये गलत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1986। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो इनमें से किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो कौन से नेता ने बनाया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूसेफ मैथ्सनी ने। इन्होंने नहीं बनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूसेफ मैथ्सनी ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट, तो इनमें से प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था 1871 में जर्मनी का? तो किसे किया गया था? इसमें विलियम द्वितीय को नहीं किया गया था। इस पर हम हेडिंग फेर देते हैं। विलियम द्वितीय को नहीं किया गया था, इसमें विलियम प्रथम को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये है देखो, प्रथम। तो इसे पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असीमित राजतंत्र। ये गलत हो जाएंगे, कुलीन तंत्र भी और लोकतंत्र भी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमित राजतंत्र। 1789 में फ्रांस के किस प्रकार का शासन था? तो असीमित राजतंत्र था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? तो कॉर्न लॉ किससे संबंधित था? यह मक्का के कानून से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? समाप्त करने के क्या कारण थे? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्न आयात का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, कॉर्न आयात का नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें किया गया है आपका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। बहुत सारे बच्चे ब्रिटेन देखते ही ब्रिटेन पर लगा देते, पर नहीं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये गलत है। तो इन्हें पढ़ लें, ये लिख रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? इसमें नहीं पूछा है, इसमें है पूछा है। तो निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरक्षा। ये गलत हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरक्षा संघ सूची में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे पढ़ना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये लिख दिया गया है आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को लिखने के लिए। ये देखिए इधर, आपकी एक बार अंगूठा दबाना ही होता है सिर्फ लाइक के लिए और सब्सक्राइब के लिए, तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों। तो इसके लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल, सिंहली, ईसाई, या मुस्लिम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंहली। ये तमिल अल्पसंख्यक है, ईसाई भी और मुस्लिम भी। तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे याद रखें, याद कर लें, इसे लिख लें, याद कर लें। लिखने का तो टाइम नहीं है अब, तो पर इसे याद जरूर कर लें या पढ़ लें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंहली।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी का विचार था। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी का विचार था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से संबंधित पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, वैध शासन, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारदर्शी शासन। पारदर्शी शासन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती सोपानी खेती की जाती है? तो सोपानी खेती किसमें की जाती है? सीढ़ीदार, जिसमें पहाड़ होंगे, पहाड़ हैं। तो इसमें पहाड़ कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदान में। तो मैदान में है, तो इसमें सीढ़ी खेती का क्या काम? ना ही हरियाणा में होता है, ना ही पंजाब में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मोटा अनाज, कपास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चावल, नहीं चना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ना ही चावल होगा और ना ही मोटा अनाज होगा और ना ही कपास होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा खनिज मोनजाइट रेत में पाया जाता है? तो मोनजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें तो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ना ही खनिज तेल पाया जाता है, ना ही यूरेनियम और ना ही कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थोरियम। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन सा उद्योग करता है? तो प्लास्टिक में चूने पत्थर का कोई काम नहीं होता, मोटर गाड़ी में भी नहीं होता, सीमेंट में होता है चूने पत्थर का काम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ना ही एल्यूमिनियम, ना ही प्लास्टिक और ना ही मोटर गाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सीमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत में बेहतर है? तो कौन से पड़ोसी देश की विकास के लहजे में किस देश की स्थिति भारत में बेहतर है? भारत से बेहतर हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका की। और बाकी सब गलत, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और नेपाल भी। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? तो इसमें 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया, नहीं जरूर देखें। तो कौन नहीं जोड़ा गया? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकारी। ऑप्शन नंबर ए, यह समानती व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समानती व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। न ही संपत्ति का अधिकार है, न ही कानून के समक्ष समानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समानती व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति, यह सब बच्चों को पता होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 99% पूछा ही जाएगा। तो इसका 1789 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे ज़रूर याद रखें, 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आपको देख लेना है कब हुई, याद कर लेना इसका क्वेश्चन। तो 1789 को ही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 प्रदेश हैं, ये लिख रहे हैं, सभी के नाम देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली भी आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है?
तो तीन तीन राज्यों के अलग के नाम दे दिए जाएंगे और एक दिल्ली दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखें, दिल्ली भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण युग का अवयुद्ध किस देश में हुआ? तो पुनर्जागरण युग का अवयुद्ध किस देश में हुआ? तो यह इटली में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ना ही रोम में हुआ है और ना ही ब्रिटेन में और ना ही अमेरिका में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इटली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व व्यापार की संगठन स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में भी नहीं हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिनेवा में। और ये कब हुई थी? 1995 में हुआ था, 95 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 दिसंबर को। और ए वाला सही है इसका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन नहीं था। इसे जरूर याद रखें, ये खिलाफत आंदोलन नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट। नहीं प्रथम विश्व युद्ध था, देखिए, ना ही प्रथम विश्व युद्ध था, ना ही चौरी चौरा कांड था, घटना थी। तो ये असहयोग आंदोलन में हुई थी चौरी चौरा घटना, इसका प्रमुख कारण नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे वापस? तो 1914 को लौटे थे, 1915 को, 1918 को, 1919 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1915 को लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में। तो अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जोसेफ गैरिबाल्डी की थी, ओटो वान बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की थी, ये इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओटो वान बिस्मार्क। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओटो वान बिस्मार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, या इंग्लैंड से था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, फ्रांस। ना ही इंग्लैंड से था, ना ही इटली से, ना ही जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, फ्रांस से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सवर्णभाग्य आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक कानून को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो अत्यधिक महत्व क्यों दिया था सवर्णभाग्य आंदोलन में महात्मा गांधी ने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक का प्रयोग अमीर गरीब दोनों करते थे। यस, ये सही हो जाएगा। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। यस, ये भी सही है, नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है। नमक तैयार करने का सरकार का एक अधिकार था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डी वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस का था, चंद्रशेखर आज़ाद का था, भगत सिंह का था, महात्मा गांधी का था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया, ओटो वान बिस्मार्क के, नेपोलियन के, विलियम प्रथम के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, जोसेफ गैरिबाल्डी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक गैरिबाल्डी था, बिस्मार्क था, काबूर था। यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, मेजनी।
यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था मेजनी, ये गलत हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे हमारे काशीराम। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, काशीराम। मायावती भी नहीं थी, नहीं साहूजी महाराज थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, काशीराम। बसपा, जिसे बसपा कहते हैं हम, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काशीराम इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 को आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंदोलन 1920 को आरंभ किया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है इसका, सभी धर्मों को समान समझना धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों को समान समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो रुकिए 1 मिनट, हमारा कुछ डिसमैच हो रहा है इधर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ 1929 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ग वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1838 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी सही है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, गलत। सीमित राजतंत्र की, गलत। सैन्य शासन की स्थापना हुई, गलत। ऑप्शन नंबर डी सही है, गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलामगिरी के लेखक हैं ये ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो भारत वापस आने पर सबसे पहले सत्याग्रह किया है चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये लिख रहा है, इसे याद से देख लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो आरक्षण सुनिश्चित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन है चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए, ना ही पशु, ना ही पौधे और ना ही मछलियाँ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चट्टानें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? चना, धान, कपास या खा और गा दोनों? इसमें खा और गा दोनों हो जाएंगे, धान और कपास, चना नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, खा और गा, धान और कपास। शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है नीचे, इसे देख लें, पढ़ लें। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो कोडरमा अग्रणी उत्पादक हमारा अभ्रक का है, लौह अयस्क का है, तांबे का है, सोने का है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क का, नहीं अभ्रक का। ये लौह अयस्क भी गलत है, तांबा भी गलत है और सोना भी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभ्रक का। शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है, इसे देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, अति पशुचारण भी नहीं है, वनोन्मूलन भी नहीं है और खनन क्रिया भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किस राज्य की? हरियाणा के, बिहार के, राजस्थान की, मेघालय की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा की। ए सही है, ना ही बिहार, ना ही राजस्थान और ना ही मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये मैप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। ये देखिए मैप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये राजधानी और नदी और बांध ये आपको कराए जाएंगे आगे। ये देखिए ताप विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे राजधानी और नदी और बांध, और इन्हें चार को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है तो आपके लिए मेहनत करी जा रही है, तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए आज हम पढ़ते हैं राजधानी और नदी और बांध। तो राजधानी देखिए, राज्यों के नाम ये लिख दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, तो इन्हें पढ़ लीजिए। बिहार की है पटना, और उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। इधर देखिए नीचे तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। असम की पूछी जाती है दिसपुर, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की कम पूछी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तो सही बच्चों को पता है। मणिपुर की पूछी जाती है, और मेघालय के। इन्हें देख लें एक बार, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बस जिन पर हमने पहले गोला कर दिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इसे पढ़ लें, दांडी यात्रा चंपारण में हुई, तो इसे पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है, मैप से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ये सही पढ़ें। चौरी चौरा कांड के बारे में, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में हुई है। जलियांवाला बाग की पढ़ लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें, चौरा चौरी में और जलियांवाला बाग में, तो आपको पढ़ लेनी है ये। आगे है चाय, ये किससे संबंधित? चाय कहाँ होती है? असम में होती है। कपास महाराष्ट्र में। जूट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है। बांग्लादेश में भी होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है जिस पर गोला कर दिया है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बांध से संबंधित है। सालार बांध चेनाब पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज हिमाचल पंजाब में है। इन्हें पढ़ लें। नागार्जुन कृष्ण आंध्र प्रदेश में है। टिहरी भागीरथी पर है, तो ये कहाँ पर है देखते हैं नीचे, यह है उत्तराखंड में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट ज़रूर करना। आपको क्लास अच्छी लगी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और आगे हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन वीडियो को बनाने के लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है, और एप्लीकेशन यूज़ करने पर पैसे चार्ज भी लगता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है, पर जितने बच्चे इस क्लास को देखें सही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा, और हम आपके लिए और ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।